कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट नेहा प्रजापति। लास्ट की वीडियो में हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को स्टार्ट किया था, उसका बैकग्राउंड हमने समझा था, पर्पस उसका देखा, उस एक्ट का हमने ऑब्जेक्टिव देखा, एक्ट का सेक्शन 1 हमने देखा जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, एप्लीकेबिलिटी की बात की, उसके एक्सटेंट की बात की, उसके नेम की बात की, कमेंसमेंट डेट की बात की। सेक्शन 2 में जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी हमने डेफिनेशंस देखी सेक्शन 2 में, और एज सच कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें अभी तक है नहीं। बस आप क्लॉज डी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर 1898 की जगह आप क्या यूज़ होगा, BNS 2023। ठीक है। सेक्शन 3 हमने देखा जिसमें कोर्ट के पास पावर है ऑफेंडर को एडमोनिशन पे रिलीज करने की। सेक्शन 4 में हमने देखा कि कोर्ट के पास पावर है कि ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज कर सकती है, जिसमें उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा 3 साल तक के का, और अगर सुपरविजन ऑर्डर भी साथ में अगर कोर्ट पास कर रही है तो उसमें 1 साल तक कम से कम सुपरविजन ऑर्डर का पास किया जाएगा। सेक्शन 5 में हमने देखा कि विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिलवाएगी कोर्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स दिलवाएगी। तो अभी तक हमने इतना डील कर लिया है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6 से, जहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ऑफेंडर अगर 21 साल की उम्र का होता है, और बाकी के प्रोविजंस को भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सेक्शन 6 से। देखिए सेक्शन 6 क्या कहता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अंडरलाइन 21 ईयर्स ऑफ एज। Subsection 1. When any person under 21 years of age is found guilty, underlined found guilty, of having committed an offence punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, underline not with imprisonment for life, the court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment. अभी यहाँ तक समझते हैं सेक्शन क्या कह रहे हैं। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑफेंडर को जो 21 साल से कम का है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है, यानी 10 साल तक की हो सकती है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है, 10 साल है, 20 साल है, लेकिन उस इम्प्रिजमेंट के साथ लाइफ इम्प्रिजमेंट अटैच नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, उसको कोई भी सेंटेंस पास नहीं करेगा उसके अगेंस्ट और उसको रिलीज कर देगा। इस सेक्शन का बेनिफिट उस ऑफेंडर को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाउंड गिल्टी की बात की गई है। अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि जिस समय उसने ऑफेंस कमिट किया वो 21 साल का था या 21 साल से कम का था, नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी उसने कोई ऑफेंस कमिट किया होगा, सपोज मान के चलो वो 18 साल का था, और जब तक वो ट्रायल कंक्लूड हुआ तब तक उसकी उम्र 21 साल हो गई। जिस समय पाया गया कि उसने ऑफेंस कमिट किया है वो 21 साल का था या 21 साल से कम का था, मान के चलो 20 साल का था, उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑफेंडर को रिलीज कर देगा अंडर सेक्शन 6। लेकिन अगर कोर्ट को उसको पनिशमेंट देनी है और वो इस सेक्शन का बेनिफिट ऑफेंडर को नहीं देना चाहता है, तो उस केस में क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट having regard to the circumstances of the case including the nature of the offence and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reasons for doing so। यानी कि अगर उसको अगर कोर्ट को कोई भी सेंटेंस ऑफेंडर को के पे पास करनी है, कोई भी इम्प्रिजमेंट देनी है, कोई सेंटेंस उसको देनी है, और ऐसा देखा जा रहा है केस के अकॉर्डिंग या फिर उस ऑफेंस का क्या कैरेक्टर है, ऑफेंस का क्या नेचर है, ऑफेंडर का क्या कैरेक्टर है, वो ये दर्शा रहा है कि हम इसको सेक्शन 3 में भी डील नहीं कर सकते, हम सेक्शन 4 में भी इसको डील नहीं कर सकते, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको इम्प्रिजमेंट दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि अगर वो उस ऑफेंडर को सेंटेंस दे रहा है, कोई भी इम्प्रिजमेंट उस पर दे रहा है, तो क्या कारण है कि उसने उसको सेक्शन 3 में डील नहीं किया, कोर्ट ने उस ऑफेंडर को सेक्शन 4 में डील नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सब सेक्शन 2 की तरफ। फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ
whether it would not be desirable to deal under section 3 or 4 with an offender referred to in subsection 1, यानी कि अगर desirable नहीं था offender को section 3 में और section 4 में deal करना, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट shall की बात की गई है, call for a report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available to it relating to the character and physical and mental condition of the offender. यानी कि कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसीडर करेगा, या फिर अगर कोई और इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है उस ऑफेंडर के अगेंस्ट में, किससे रिलेटेड है? ऑफेंडर के कैरेक्टर से रिलेटेड है, ऑफेंडर के फिजिकल और मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है, तो कोर्ट को मैंडेटरी है उन रिपोर्ट्स को कंसीडर करना होगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सेक्शन 6 में भी शैल का यूज किया गया है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हाँ, the court by which the offense the person is found guilty shall not sentence to him to imprisonment, यानी कि कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी है, कोर्ट को उसको रिलीज करना ही होगा। सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में हमने देखा था कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो ऑफेंडर को रिलीज कर सकता है, ना चाहे तो उसको इम्प्रिजमेंट दे सकता है। लेकिन सेक्शन 6 में ये मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया है कि आपको पर्सन को, ऑफेंडर को रिलीज करना ही होगा। कारण ये है, पर्पस ये है इस सेक्शन का कि जो यंग ऑफेंडर्स हैं उनको जेल ना भेजा जाए, उनको सुधरने का मौका दिया जाए। क्योंकि अगर हम सोचो 21 साल के व्यक्ति को अगर हम जेल भेज देते हैं और हार्डेंड क्रिमिनल के साथ अगर वो वहाँ रहेगा, तो वो भी एक हार्डेंड क्रिमिनल बन के ही निकलेगा, अगर चाहे हम उसको 6 महीने के लिए ही क्यों ना भेज दें। ठीक है, तो इसमें एक केस है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करता है 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी के ऊपर। इसमें भी यही कहा गया था इस केस में, रामजी निसार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1963 सुप्रीम कोर्ट। It has been held that the relevant date for calculating the age of the accused for the purpose of the act is the date of conviction and not the date on which the offence was committed. जिस दिन conviction हो रहा है उस person का, उस offender का, उस दिन देखा जाएगा कि उसकी एज 21 साल है। ये 21 साल हम कब से काउंट नहीं करेंगे? जब उसने ऑफेंस किया, उस हमें कोई लेना देना नहीं है उसने कौन सी उम्र में ऑफेंस कमिट किया, लेकिन जब हम कन्विक्शन कर रहे हैं उस ऑफेंडर का, तो हम उसकी एज को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि अगर वो 21 साल से कम है तो उसको सेक्शन 6 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट मिले। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 के ऊपर। अभी तक हमने देखा था सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 में प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही थी कि कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसीडर करेगा कोई भी सज़ा सुनाने के समय पे। अब हम बात करते हैं वो रिपोर्ट होगी कैसी। देखो, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट होगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगी। The report of a probation officer referred to in subsection 2 of section 4 और subsection 2 of section 6 shall be treated as confidential. shall का यूज़ किया गया है, मैंडेटरी है, आपको उस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियली रखना होगा, आप पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराओगे, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होगी वो रिपोर्ट। प्रोवाइजो क्या कहता है? That the court may if it so think fit communicate the substance thereof to the offender and may given him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report. प्रोवाइजो ये कहता है कि इन केस अगर कोर्ट को ऐसा ज़रूरी लगता है तो उस रिपोर्ट को ऑफेंडर को दिखाया जा सकता है, उसको उसके सब्सटेंस बताए जा सकते हैं, कम्युनिकेट किए जा सकते हैं उस रिपोर्ट के, ताकि अगर ऑफेंडर को अपना कोई डिफेंस प्रोड्यूस करना हो तो वो कर सकता है, या कोई एविडेंस अवेलेबल कराना हो कोर्ट को तो उस केस में वो भी कर सकता है। सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है ऑफेंडर के अगेंस्ट सेक्शन 4 में, उससे रिलेटेड, उस बॉन्ड से रिलेटेड वेरिएशंस अगर होते हैं तो उससे रिलेटेड बात करता है सेक्शन 8। तो देखते हैं किन किन कंडीशंस में बॉन्ड को वेरी किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा अच्छे से। सेक्शन 8, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। इफ
on the application of a probation officer, underline the application of a probation officer। कौन एप्लीकेशन लगा रहा है? सिर्फ प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे वेरी किया जा सकता है बॉन्ड को, मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एनी कोर्ट which passes an order under section 4 in respect of an offender is of opinion that in the interest of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the conditions of any bond entered into by the offender। जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था वही कोर्ट, सेक्शन 4 में वही कोर्ट को अगर उनका ओपिनियन है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट के लिए है ये या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए करना ज़रूरी है, तो वो उस बॉन्ड की कंडीशंस को वेरी कर सकता है जिसमें ऑफेंडर एंटर्ड हुआ था। इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव वेरी द बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन thereof so however that it shall not exceed 3 years from the date of the original order or by altering the conditions thereof or by inserting additional conditions therein। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट क्या करेगा, जो टाइम पीरियड चल रहा था बॉन्ड का उसी टाइम पीरियड उसी ड्यूरेशन में उस बॉन्ड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कोर्ट ने 2 साल का प्रोबेशन का बॉन्ड पास किया था ऑफेंडर के अगेंस्ट, ठीक है। अब 1 साल बीत चुका है, ठीक है, और प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई कि हाँ 1 साल हो गया है, मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ इसको पिछले 1 साल से और अब ये रिफॉर्म हो चुका है, ये ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है जिससे मुझे डाउट हो कि ये कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है या उसी ऑफेंस को रिपीट कर सकता है, और वो सोसाइटी में अच्छे से पीस मेंटेन कर रहा है या गुड बिहेवियर से रह रहा है। तो उस सिचुएशन में प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन लगाएगा कि ऑफेंडर के बिहेवियर में चेंजेस हैं, कंडीशंस को, जो भी कंडीशन लगाई गई थी सेक्शन 4 में उसको वेरी किया जा सकता है। तो अब जो 1 साल बचा है, इस साल के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, या तो इस पूरे 1 साल को ख़त्म कर सकता है या इसको सिर्फ 6 महीने का बना सकता है या 2 महीने का बना सकता है, और ऑपोजिट कंडीशन लेते हैं। इन केस अगर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि ऑफेंडर एज इट इज़ है जैसा था, बार बार ऑफेंस रिपीट कर रहा है या फिर ऑफेंस या कोई दूसरा ऑफेंस कर रहा है या फिर पीस मेंटेन नहीं कर रहा है सोसाइटी में, है ना, तो उस केस में अगर ये 1 साल का ड्यूरेशन बचा हुआ था है अभी, तो इसको 2 साल भी बना सकता है, बढ़ा सकता है, 2 साल का बना सकता है या 1.5 साल का बना सकता है। तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव, उसी टाइम पे वेरी कर सकता है बॉन्ड को, एक्सटेंडिंग बढ़ा सकता है और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन देयरऑफ, उसका ड्यूरेशन या तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। हाउएवर, लेकिन जो टाइम पीरियड एक्सीड हो रहा है ना, अगर इन केस बढ़ाया जा रहा है बॉन्ड का ड्यूरेशन, तो वो 3 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी सेक्शन 4 में कि जो प्रोबेशन का बॉन्ड पास किया जाता है वो उसकी टाइम लिमिट कितनी थी, कम से कम 3 साल। 3 साल के लिए आपको वो बॉन्ड एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ओरिजिनल ऑर्डर का जो डेट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, और बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन देयरऑफ और बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशंस देयरिन, और अगर इन केस एडिशनल कंडीशन भी लगाई जा रही है या फिर ऑल्टर किया जा रहा है, कंडीशंस को चेंज किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी 3 साल का टाइम 3 साल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। प्रोवाइजो that no such variation shall be made without giving the offender and the surety or sureties mentioned in the bond an opportunity of being heard। प्रोवाइजो बहुत सिंपल है, कहता है कि अगर आप बॉन्ड के कंडीशंस को वेरी कर रहे हो तो बिना ऑफेंडर को सुने या कोई श्योरिटी है तो उसको सुने, आप किसी भी बॉन्ड की कंडीशंस को वेरी नहीं कर सकते हो, पहले आप उनको सुनने का मौका दोगे। यानी नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का आप यूज़ करोगे, आप बिना सुने किसी भी बॉन्ड को वेरी नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। सबसेक्शन 2, इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेज टू कंसेंट टू एनी प्रोविजन, इंपॉर्टेंट है ये सबसेक्शन, ध्यान से सुनिएगा।
इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेस टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, अगर कोई श्योरिटी है, कोई भी श्योरिटी था और कंडीशन में वेरिएशन होता है इन केस, जो सबसेक्शन 1 में हमने चेंज किया, वेरिएशन किया बॉन्ड में, और अगर उस टाइम पे जो श्योरिटी था वो रिफ्यूज़ कर देता है कंसेंट देने के लिए, बोल देता है मैं अब इसका गारंटी नहीं लेना चाहता, मैं श्योरिटी इसका नहीं बनना चाहता, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू अ फ्रेश बॉन्ड एंड, या तो कोर्ट बोलेगी ऑफेंडर को कि आप फ्रेश बॉन्ड में एंटर कीजिए, नहीं, और इफ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस और फेल्स टू डू सो, अगर ऑफेंडर मना कर देता है या फिर कोई न्यू श्योरिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, फेल हो जाता है नया श्योरिटी लाने में, तो कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी। उसको कोर्ट जो है ऑफेंडर को जो ओरिजिनल ऑफेंस थी, जिस ऑफेंस के लिए उसने ओरिजिनल सेंटेंस थी, सॉरी, जिस ऑफेंस का उसने को कमिट किया था, जिस ऑफेंस को उसने कमिट किया था, उसके लिए उसको गिल्टी कर देगी और सेंटेंस दे देगी। सबसेक्शन 3, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेंट, इन सबसेक्शन से पहले कुछ भी कहा हो, सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। The court which passes an order under section 4 in respect of an offender may, if it is satisfied on an application made by the probation officer that the conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds entered into by him। यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे अगर कोर्ट को ये लगता है और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो कंडक्ट है ऑफेंडर का वो अब इस प्रकार का है, यानी वो रिफॉर्म हो चुका है, सुधर चुका है, और अब उसको किसी भी बॉन्ड में रखना अननेसेसरी है, कौन बॉन्ड से बांध के रखना अननेसेसरी है, या फिर उसको किसी अब उसको सुपरविजन में नहीं रखना चाहिए हमको, तो उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कर देगी जो जिसमें ऑफेंडर एंटर्ड हुआ था। ठीक है, तो सेक्शन 8 में हमने बेसिकली ये समझा कि जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था ऑफेंडर के अगेंस्ट सेक्शन 4 में, अगर कोर्ट को उसकी कंडीशंस को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो कोर्ट के पास पावर है, वो कर सकती है। किसकी एप्लीकेशन पे? प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, ऑप्शन आ जाएंगे किसकी एप्लीकेशन पे चेंज कर सकता है कोर्ट बॉन्ड को, प्रोबेशन ऑफिसर, एक्यूज्ड, या फिर एनी अदर पर्सन, या नन ऑफ दी अबव, या ऑल ऑफ दी अबव, है ना। तो अगर आपको नहीं याद होगा कि प्रोबेशन ऑफिसर की उस पे एप्लीकेशन पे चेंज करेगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और चेंज कर सकता है, और टाइम पीरियड कितना रहेगा? मैक्सिमम 3 साल से एक्सीड नहीं करेगा अगर वेरी करता है बॉन्ड को, कंडीशंस को कोर्ट। सबसेक्शन 2 में हमें बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 2 में ये बात की गई अगर श्योरिटी रिफ्यूज कर देता है बॉन्ड के लिए जो सबसेक्शन 1 में चेंज किया गया है, उस केस में कोर्ट ऑफेंडर को बोलेगा कि आप नया श्योरिटी लेके आओ, और अगर आप नया श्योरिटी नहीं लेके आते हो, फेल हो जाते हो या फिर मना कर देते हो आपकी मैं श्योरिटी नहीं लाऊंगा, उस केस में जो आपने ऑफेंस कमिट किया था उसके लिए आपको सेंटेंस दे दी जाएगी। और सबसेक्शन 3 में हमने देखा कि अगर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ऑफेंडर अब इस तरीके से उसमें चेंजेस आए हैं, रिफॉर्म हुआ है कि उसको अब अननेसेसरली हम किसी भी सुपरविजन ऑर्डर में नहीं रखना चाहते, या फिर जो भी कंडीशंस हैं उसको ख़त्म करने देना चाहिए, तो कोर्ट जो है उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कर देगी। सेक्शन 9, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो कंडीशंस लगाई गई थी सेक्शन 4 में कोर्ट के द्वारा जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया था, अगर उन कंडीशंस को ऑफेंडर फेल कर देता है, फॉलो नहीं करता है, वॉयलेट करता है उन कंडीशंस को, तो उस केस में क्या प्रोसीजर कोर्ट अपनाएगा उसकी बात करता है सेक्शन 9। तो देखते हैं सबसेक्शन 1, इफ द कोर्ट विच पासेज an order under section 4 in respect of an offender or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense। 2 कोर्ट्स की बात की गई है, सबसे पहले जिस कोर्ट ने सेक्शन 4 में ऑर्डर पास किया था वो, या फिर दूसरा कोर्ट जिसने ऑफेंडर को उसके ओरिजिनल ऑफेंस में डील किया था। इन दोनों कोर्ट को अगर ये रीज़न है, reason to believe on the report of a probation officer or otherwise that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may issue a warrant of his arrest or
may, if it thinks fit, issue a summons to him and his sureties, if any, requiring him to them to attend before it at such time as may be specified in the summons. कि अगर फेल करता है ऑफेंडर कंडीशंस को ऑब्जर्व करने में, तो उस सिचुएशन में प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे अगर कोर्ट को ये रीज़न टू बिलीव है तो अरेस्ट वारंट भेज देगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट, या फिर अगर कोर्ट को ये लगता है कि चलो अरेस्ट वारंट अभी ना भेज के हम सम्मन्स भेज देते हैं कि आप आओ हमारे सामने और बताओ कि आपने कोई भी कंडीशन का वॉयलेशन नहीं किया है, तो सम्मन्स को इसको भेजा जा रहा है एक्यूज्ड को, ऑफेंडर को और श्योरिटीज को, लेकिन अरेस्ट वारंट सिर्फ और सिर्फ ऑफेंडर के अगेंस्ट रिलीज किया जाएगा, इशू किया जाएगा, ठीक है, कि रिक्वायरिंग हिम टू देम टू अटेंड बिफोर इट एट जो भी टाइम सम्मन में जो भी टाइम प्लेस स्पेसिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। सब सेक्शन 2, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉट और अपीयर्स में ईदर रिमांड हिम to custody until the case is concluded, or it may grant him bail with or without surety to appear on the date which it may fix for hearing. कहने का मतलब है कि कोर्ट जिसने ऑफेंडर को अपने कोर्ट में बुलाया है, तो ऑफेंडर इज सो ब्रॉट को किस लिए यूज़ किया गया, ब्रॉट वर्ड का यूज़ किस लिए किया गया है, क्योंकि जब अरेस्ट होगा तो पुलिस वाले पकड़ के लाएंगे ना, और अपीयर का मतलब क्या है, जब सम्मन भेजा है हमने तो खुद आएगा ऑफेंडर, तो द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉट और अपीयर, अब कोर्ट क्या कर सकती है, या तो उसको रिमांड कर देगी कस्टडी के लिए, कब तक के लिए, जब तक कि केस कंक्लूड ना हो जाए, या फिर अगर उसको बेल पे छोड़ा जा रहा है विद और विदाउट श्योरिटी, टू अपीयर ऑन द डेट विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग, आपको तब अपीयर होना पड़ेगा जब आपकी हियरिंग होगी केस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 पे। If the court, after hearing the case, is satisfied that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may forthwith, अगर केस की हियरिंग के बाद कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ऑफेंडर ने जो कंडीशंस थी उनका वॉयलेशन किया है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, या तो उसको सेंटेंस कर देगी फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, क्लॉज ए बात करता है, उसको आप उसको सेंटेंस दे दो, चाहे 1 साल की 2 साल की, जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है उसमें जो भी इम्प्रिजमेंट है, पनिशमेंट है, उसमें आप उसको इम्प्रिजमेंट कर दो, ठीक है। और क्लोज बी बात करता है वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, इन केस अगर पहली बार उसने उस कंडीशन का वॉयलेशन किया है, तो उस सिचुएशन में विदाउट प्रेजुडाइज टू द कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड, यानी बॉन्ड एज इट इज चलता रहेगा, बॉन्ड में कोई बॉन्ड को आप नहीं छेड़छाड़ कर रहे हो बॉन्ड के साथ, अगर 1 साल का अभी बॉन्ड और बचा हुआ था तो वो 1 साल अभी और चलेगा, और उसी दौरान आपने कोई कंडीशन फेल की थी और ये केस आया था कोर्ट के सामने, तो अगर और आपने फर्स्ट टाइम उस कंडीशन का वॉयलेशन किया है, उस सिचुएशन में आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है 50 रुपये की, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपये, यानी 50 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता, 10 रुपये हो सकता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये बहुत बड़ी रकम है, शायद ऑफेंडर मुझे लगता है पता नहीं देगा कि नहीं देगा, ठीक है, जोक्स अपार्ट। सबसेक्शन 4 कहता है इफ अ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट मे फिक्स, द कोर्ट मे सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, कि अगर क्लॉज बी में ऑफेंडर ने वो पेनल्टी पे नहीं की, 50 रुपये की पेनल्टी पे नहीं की, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस दे देगा, ठीक है। बहुत तगड़ी पेनल्टी लगाई है कोर्ट ने, बाय गॉड। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 एक टाइटल सेक्शन है, इसको बस याद रखिएगा कि प्रोविजन एज टू श्योरिटीज की बात कर रहा है। यहाँ पे जो भी श्योरिटीज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको सेम एज इट इज हम कहाँ से लेंगे, जो BNSS में डिफाइन किए बताए गए हैं श्योरिटीज और बॉन्ड से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 122 दिस, इसको मत याद रखो क्योंकि ये 1898 के CRPC के प्रोविजंस हैं, और अब हमें कौन से देखने हैं, BNS 2023 के प्रोविजंस को देखने हैं, ठीक है। शेल सो फार एज मे बी अप्लाई इन द केस ऑफ बॉन्ड्स एंड श्योरिटीज आर गिवन अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में श्योरिटीज से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, जो प्रोविजंस हम फॉलो करेंगे वो हम BNSS के प्रोविजन से
एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे उसको। ठीक है, अभी तक हमने सेक्शन 5 देखा जिसमें हमने बात की, सॉरी सेक्शन 6 देखा जिसमें हमने कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप 21 साल तक के ऑफेंडर्स को पनिशमेंट नहीं दोगे। सेक्शन 7 में हमने देखा, सेक्शन 7 में हमने क्या देखा, सेक्शन 7 में हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी, ठीक है, जो प्रोबेशन ऑफिसर बनाता है। सेक्शन 8 में हमने देखा कंडीशंस को हमको वेरी करना है, अगर चेंज करना है कोर्ट को तो क्या किस सिचुएशन में कर सकता है कोर्ट, चेंज मॉडिफाई कर सकता है कंडीशंस को। और सेक्शन 9 में हमने देखा कि अगर ऑफेंडर फेल करता है कंडीशंस को तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। और सेक्शन 10 में हमने श्योरिटीज़ के प्रोविजंस की बात की। आगे की वीडियो में हम बाकी के सेक्शंस को कवर करेंगे। उसमें अपील की भी बात की गई है, प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट, आपका बेस क्लियर हो रहा है मेरी वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी और टीचर्स को भी, किसी को भी कर दो शेयर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अच्छी नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए और मैं मोटिवेट होंगी कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो, तो उत्साह मिलेगा मुझे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।